उधर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने तमिलनाडु में बड़ा गठबंधन करके चुनाव की रण में उतर गए हैं। और आपको बता दें दरअसल खबर यह है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को जो तीन टिकट यानी कि 3 सीट दी गई थी, 3 सीटों में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नुमाइंदों ने यानी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवारों ने नॉमिनेशन दाखिल कर दिया, पर्चा नामजदगी कर दिया है। आपको बता दें TS वकील अहमद साहब ने भी अपना नॉमिनेशन दाखिल कर दिया है और BM अमीनुल्लाह साहब ने भी नॉमिनेशन दाखिल कर दिया है। कृष्णागिरी से दूसरा विनयम मड़ी से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार बनाए गए हैं और उन्होंने नॉमिनेशन दाखिल कर दिया। जुमा से पहले उन्होंने नॉमिनेशन दाखिल कर दिया और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो बड़े 6 पार्टियों के साथ अलायंस हुई है, सारे पार्टियां एक मजबूती के साथ एक तीसरे विकल्प के रूप में तमिलनाडु के चुनावी रण में उतर गए हैं। आपको बताता चलें कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वहाँ जो मूल पार्टी है, सब बड़ी पार्टी है, वो AMMK है। AMM के नेतृत्व में SDPI हो या फिर AIMIM हो, सारे लोग उसके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव के मैदान में है। आपको बताते चले कि बिहार में इसी तरीके के गठबंधन के बाद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को बड़ी कामयाबी हासिल हुई थी। इसी तरीके पे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने तमिलनाडु की सियासत में कदम रखा है। इधर शोर और शराबा और चर्चा बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर के है, क्योंकि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और TMC या देश की निगाहें जो है पूरी तरह से टिकी हुई है बंगाल विधानसभा चुनाव पर, और लोग जो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ भी निगाहें टिकी हुई है कि बंगाल में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन किस प्रकार से चुनाव लड़ेगी और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कितने उम्मीदवार होंगे, क्या होंगे, नहीं होंगे, सारी चीजें जेर बहस है और आए दिन ये चीजें बहस के आ रही है। लेकिन आपको बता दें कि तमिलनाडु की रणनीति में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सफल होते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ आपको बता दें जिस प्रकार से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नुमाइंदों ने काम किया है वहां चुनाव के मैदान में और उनके उम्मीदवारों ने पर्चा नामजदगी दाखिल किया है, तो यह बात साबित हुआ है कि तमिलनाडु के विधानसभा चुनाव में एक बड़ी रणनीति के साथ भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से दूर रखने की पूरी तरह से जो है एक प्लानिंग चल रही है। वहीं अगर बात करें एक AIADMK की तरफ या AMM के, तो एक बहुत बड़ी प्लानिंग के साथ जो है चुनाव के मैदान में उतर रहे हैं। देखिए बंगाल का समीकरण अभी तक ये साफ नहीं हो पा रहा, क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और TMC के बीच में मुकाबला है तो ये साफ नहीं हो पा रहा है। लेकिन वहीं अगर बात करते हैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बारे में, तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पहले दूसरे चरण में उम्मीदवार, तीसरे चौथे चरण तक उम्मीदवार नहीं उतार रहे हैं और उनके जो अक्सर व बेशतर उम्मीदवार होंगे वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मुर्शिदाबाद होंगे, कोलकाता के इर्द गिर्द होंगे। इन अजला के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार खड़े होंगे। तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से अभी ऑफिशियली कोई ऐलान नहीं हुआ, लेकिन जो मुर्शिदाबाद यूनिट है वहां से 13 उम्मीदवार को मैदान में उतारने का फैसला कर लिया गया है। और वहां तिकोनिया मुकाबला जो समझ में आ रहा था शुरू में कि तिकोनिया मुकाबला होगा, ऐसा संभवतः नजर नहीं आ रहा। कहीं ना कहीं TMC भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। इस बार जो है TMC के लिए बहुत बड़ी खबर आ रहा है कि बंगाल में TMC इस बार मुस्लिम उम्मीदवारों को कम टिकट दे रहा है। जी हाँ, बिल्कुल सही आपने कहा कि मुस्लिम उम्मीदवारों को कम टिकट दिया है। कहीं ना कहीं TMC भी सेकुलरिज्म का जो सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ चल पड़ी है और जो कहते हैं कि एक बारहा ये जुमला कहा जाता है कि नौमो निहाद सेकुलर पार्टी, वो सिर्फ नाम की भी सेकुलर रह गई है। क्योंकि अगर वहाँ की आबादी की बात की जाए, बंगाल एक ऐसा राज्य है जो देश के अक्सर मुस्लिम बहुमूल्य राज्य तो नहीं, लेकिन दूसरे राज्य के बनिस्बत उसमें मुस्लिम बहुमूल्य राज्य, इसलिए कि 30% वहाँ अल्पसंख्यकों की आबादी है। उस हिसाब से कम 100 उम्मीदवार जो है अल्पसंख्यक से होना चाहिए TMC की तरफ से, क्योंकि लगातार TMC को 2011 के बाद से ही TMC को अल्पसंख्यक वोट लगातार मिलते रहे और ऐसी सूरत में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का वहां चुनाव लड़ने के ऐलान से ही खलबली जरूर मची थी। तो कहीं ना कहीं इन सारी चीजों से TMC बचने के लिए सारी चीजें कर रही है, लेकिन यह कहीं उलटा ना पड़ जाए और गलत मैसेज ना चला जाए जिससे TMC को खामियाजा भुगत पड़े और इसका फायदा सीधे तौर पर कहीं ना कहीं कांग्रेस लेफ्ट या फिर ISF इंडियन सेकुलर फ्रंट उठा ले। इसका खामियाजा से TMC को भुगतना पड़ेगा। जैसा आप बता रहे हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आखिरी चरण में अपने उम्मीदवार उतारेंगे, न उनको तैयारी करने का मौका मिला है और आखिरी चरण में अगर उम्मीदवार उतारते हैं तो क्या इसमें कामयाबी मिल सकती है? देखिए बंगाल चुनाव सिर्फ प्रोग्राम्स या जलसा जुलूस से तैयारी नहीं होता। बंगाल में 3 साल से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन तैयारी कर रही है। हमारी यूनिट बन चुके हैं। जितने सीटों पर AIMIM अपने उम्मीदवार खड़ा करेंगे, वहां के बूथ लेवल की कमेटी से लेकर के
आवाम के दरमियान आप सोशल मीडिया में चीज़ गर्दिश कर रही देखते होंगे कि घरों में जा जाकर मजलिस का जो है पेंटिंग बनाया जा रहा है, पतंग का पेंटिंग बन रहा है, तो हर घर तक मजलिस का काम हो रहा है जहाँ मजलिस के नुमाइंदे खड़े होंगे। इस पर मजलिस के जो जिम्मेदारान हैं वह पूरी जोर और लगन के साथ काम कर रहे हैं। हम पूरे बंगाल के लिए नहीं है, सीमित सीटों के लिए है, तो हमारी चहलकदमी नहीं बल्कि हम हंगामा मचा रखे हैं उन सीमित सीटों पर। जिस तरह से मजहरुल हसन पहले बंगाल के प्रदेश अध्यक्ष कहे जाते थे वो किनारा ले लिया है और आप कहते हैं कि बंगाल जो है पहले मजबूत था, तो बंगाल के जमीरुल हसन साहब का कहना है कि मजलिस को यहाँ पर उम्मीदवार ही नहीं मिलेगा जो टिकट देगा। देखिए, सबसे पहले आपको मैं ये बात साफ कर दूं, जमीरुल हसन ना कभी अध्यक्ष थे ना स्पोक पर्सन थे, वो कभी नहीं थे, न मजलिस की तरफ से मनोनीत किया गया था। वो फ्लेक्शन जो आपस में पैदा हुआ उसी बुनियाद पर कि बिना किसी पार्टी के पद के वो अपने आप को अध्यक्ष कहते थे, स्पोक पर्सन कहते थे, मीडिया में नाम शनाब बकते थे। और रही उम्मीदवार ना मिलने की बात, तो इंशाल्लाह देख लीजिएगा आखिरी चरण तक और 7वीं 8वीं चरण तक हमें कितने उम्मीदवार मिलते हैं, हमारे उम्मीदवार मैदान में किस प्रकार के उम्मीदवार हमारे चुनाव में आते हैं। और देखिए, जमीरुल हसन साहब की बात है तो वो खुद की सियासत और पॉलिटिक्स को देखें, उनकी सियासत क्या है। अगर वो इतने मजबूत सियासत में होते तो आज उनकी 30-35 साल सियासी जिंदगी गुजारने के बाद क्या वो आज तक एक वार्ड काउंसिलर की चुनाव भी जीत सके या लड़ सके? तो आखिर किस बुनियाद पर वो इस तरह के दावा कर रहे हैं? खैर, उनके दावा में कितना सच्चाई है आपको मैं दावा मैं नहीं करूंगा, लेकिन आने वाला वक्त साबित हो जाएगा कि एमआईएम को उम्मीदवार नहीं मिलेगा। एमआईएम को खुशामद कर रहे हैं, चौथे 5वें चरण के लिए चुनाव लड़ने के लिए दूसरे अजला से दूसरे विधानसभा से लोग जा जाकर के उम्मीदवार अच्छे उम्मीदवार खुशामद कर रहे हैं, लेकिन एमआईएम की तरफ से रिस्पॉन्स नहीं दिया जा रहा क्योंकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सीमित सीट पर ही चुनाव लड़ना चाहती है, इसलिए उसको अब तक जो है पेंडिंग रखा है। एक तरफ पीरजादा अब्बास सिद्दीकी कांग्रेस लेफ्ट के साथ है और दूसरी तरफ टीएमसी यानी ममता बनर्जी है, और फिर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपने उम्मीदवार का ऐलान करने वाली है आखिरी चरण में। तो इस वक्त जो वहाँ पर मुस्लिम मतदाताओं का ध्रुवीकरण नहीं होगा, ऐसा लग रहा है? नहीं, मैं आपको बताऊं कि ये ध्रुवीकरण नहीं हो सकता क्योंकि जिन सीटों पर एमआईएम चुनाव लड़ रही है वहां के अल्पसंख्यक वोट, अक्सर जो वोट है वो टीएमसी की तरफ जाएगी, ये भी बात सत्य है। चाहे टीएमसी के अंदर जितनी भी बुराइयां हो, लेकिन अक्सर मुस्लिम वोट जो होगा जहां मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन चुनाव लड़ रही है वो टीएमसी की तरफ जाएगा। और रही आईएसएफ यानी इंडियन सेकुलर फ्रंट, अब्बास सिद्दीकी की बात करें या कांग्रेस और लेफ्ट की बात करें तो इनके पास कोई अपना मूल्य वोट नहीं है, न बचा है कांग्रेस और लेफ्ट या फिर अब्बास सिद्दीकी के पास। और बंगाल के लोग इस चीज को जानते हैं कि इनकी सरकार नहीं बन रही है, लोग हुकूमत में नहीं आएंगे और इनको वोट देने से का मतलब कि वोट का बर्बाद होना है, तो इस वजह से उसकी तरफ वोट नहीं जाएगा। लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को क्यों वोट देंगे, वो भी तो सरकार नहीं बना रही, ये भी सवाल है। तो मैं आपको क्लियर कर दूं, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कहीं भी वोट दिया जाता तो सरकार बनाने और गिराने के लिए नहीं, बल्कि एक मजबूत आवाज के लिए, एक अच्छे नुमाइंदगी के लिए और एक अच्छे अपोजिशन पर बैठने के लिए और हक हुकूक के लिए ही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को शुरू से ही वोट दिया जाता है, जिन जिन राज्यों में वोट दिया जाता है, ना कि वो सत्ता में काबिज होने के लिए। तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को वोट यकीनन मिलेगा, इसलिए मिलेगा कि बंगाल में भी एक नुमाइंदगी होना चाहिए जिस तरह से बिहार में होता है। आपको पता है कि बिहार में जो 5 सीटें एमआईएम ने जीती है तो यहाँ कोई सरकार बनाने और गिराने के लिए नहीं दिया, यहाँ के लोगों ने नुमाइंदगी को खड़ा करने के लिए दिया, यहाँ के लोगों ने जो हक हुकूक के लिए दिया ताकि एक अपोजिशन की मजबूत आवाज बने। और बंगाल के लोग भी, क्योंकि हमारा कल्चर, सीमांचल का कल्चर और बंगाल का कल्चर अगर देखिएगा मजहबी तरीके से या रस्म और रिवाज के एतबार से सेम कल्चर मिलेगा और सोच भी सेम मिलेगा लोगों का, तो वही मिजाज बंगाल के लोगों का भी है जो मिजाज यहाँ सीमांचल और बिहार के लोगों का है। अब इस वक्त बंगाल के लोगों को किस तरह से मुजाहरा करना है पूरा सियासी माहौल देखकर? देखिए, सबसे पहली बात तो बीजेपी से बचने का लाहे अमल तैयार करना है। मैं ये नहीं कहूँगा, लेकिन आपको वोटों का जो है तकसीम नहीं होने देना, वोट को बंटवारा नहीं करना। यह सत्य है कि ये जो गठबंधन बना है कांग्रेस लेफ्ट का या और दीगर पार्टियों का, ये लोग आपको लुभाने की कोशिश करेगा, बहलाने की कोशिश करेगा, लेकिन यकीन जानिए उनको सत्ता नहीं आ रहा है। उनको वोट देने का मतलब कहीं ना कहीं वोट तकसीम होंगे। मैं तो किसी की नुमाइंदगी नहीं कर सकता एज ए एमआईएम के नाते, लेकिन सोच समझ करके फैसला लीजिए। बीजेपी को जिसके अंदर हटाने का दम है, बीजेपी को जो सत्ता से किनारा रख सके, उनको वोट दीजिए, और जहां एमआईएम खड़ा होगा वहां एमआईएम को वोट दीजिए। जैसा संकेत मिल रहा है वहां पर कि 23 या 22 विधानसभा से चुनाव लड़ने का मजलिस पूरा प्लान बना रही है, क्या लग रहा है कि इस 23 विधानसभा में कितने सीटों पर दावेदारी है? हम तो कहेंगे 23 के 23, 22 जितनी सीट लड़े सारे पर जीते। हमने 20 सीट लड़ा, बिहार में 5 सीट जीता, तो ये बड़ी कामयाबी है। अगर आप पिछले 1 महीना पीछे जाएंगे गुजरात के चुनाव पे, हम 15 दिन के अंदर पार्टी एंट्री करती है, 12 सीट लड़के 9 जीतते हैं, 8 लड़के 7 जीतते हैं।
21 लड़कर के साथ जीते। तो हमने एक चुनावी सफर, सियासी सफर शुरू किया है एमआईएम, और कामयाबी मिलती है। अगर हम 20-22 सीट लड़के 4-5-10 सीटें जीतते तो कोई छोटी बात नहीं होगी, बहुत बड़ा स्ट्राइक रेट होगा एमआईएम के लिए। और इसी उम्मीद के साथ हम लोग चुनाव के मैदान में हैं और इंशाल्लाह बड़ी कामयाबी की उम्मीद भी लगाए बैठे हैं। द मैसेज न्यूज में मुशारिफ साहब आपने बहुत कीमती जानकारी दिया, और ख़ास तौर पर बता दें कि इस वक्त जो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है बंगाल चुनाव पर काफ़ी चर्चा है, क्योंकि शुरुआती दिनों से बंगाल में सुर्खियों में रहा। अचानक से बंगाल में किसी तरह का कोई खबरें नहीं मिल रहा था, अपडेट नहीं मिल रहा था। एक तरफ पीरजादा अब्बास सिद्दीकी कांग्रेस लेफ्ट में चले गए, और साथ ही साथ जमीरुल हसन ने ऐन वक्त पर काटी से किनारा ले लिया और इल्ज़ाम लगा दिया। अब वहाँ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन फिर लड़खड़ाते पार्टी खड़ी हो गई है, पूरी रणनीति तैयार कर। माजिद हुसैन इस वक्त बंगाल चुनाव की रणनीति तैयार कर असदुद्दीन ओवैसी साहब के जो है ऐलान का इंतज़ार में लगे हैं, और बंगाल के लोग भी इंतज़ार कर रहे हैं। और संकेत मिल रहा है कि आखिर तक जो 8 चरण का मतदान है वहाँ पर 23 विधानसभा जो चिन्हित किया है, और 13 उम्मीदवार भी अब तक वो चिन्हित कर चुका है। आखिर में ऐलान करने की उम्मीद है, इस तरह से देखा जा रहा है। और बंगाल चुनाव इस वक्त टेलर साबित होगा, जिस वजह से उत्तर प्रदेश और आदि जगहों में 2022 को चुनाव लड़ना है, और बंगाल चुनाव में बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा मजलिस को। जिस तरह से बंगाल में इस तरह से देखा जा रहा है कि आने वाले दिनों में वहां पर जो है सरकार और किंग मेकर की भूमिका भले निभाए या ना निभाए, लेकिन पीरजादा अब्बास सिद्दीकी को एहसास हो जाएगा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से गठबंधन करना था। और साथ ही साथ अगर वो मजलिस के तरफ गठबंधन कर ले तो यकीनन है कि वहां पर 100 सीटों में पीरजादा अब्बास सिद्दीकी के साथ चुनाव लड़ता तो यकीनन था कि 50 से 45 सीट एमआईएम गठबंधन को मिलता। फिर बंगाल में बदलाव दिखता और ममता दीदी की सरकार बनाने के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के गठबंधन को किंग मेकर साबित करना पड़ता, जिस तरह से गोधरा में गुजरात के मेयर और डिप्टी मेयर चुनाव में हुआ। फिलहाल आप देख रहे हैं द मैसेज न्यूज। इस तरह से हमारे चैनल में न्यूज़ पाने के लिए सबसे पहले आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें। कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स पे जरूर डालें। खुदा हाफिज। नेक्स्ट अपडेट हम दिखाएंगे तमिलनाडु विधानसभा का, जहां पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कार्यकर्ताओं ने जोरदार रैली निकाली और साथ ही साथ वहां पर अपने तीनों उम्मीदवारों का आज नॉमिनेशन किया। खास अपडेट में सारी डिटेल्स बताएंगे, उससे पहले आप देखते रहें हमारे